भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव को लेकर पूरी रणनीति के साथ मैदान में आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर चीजों को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यही एक वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव खत्म होते ही अब 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, जिसको लेकर 30 मई से 30 जून तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने हैं, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद होंगे, घर घर जनसंपर्क होंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों तक रैलियां होंगी। कोशिश होगी कि एक दिन में एक से ज्यादा रैलियां की जाएं ताकि एक महीने में 80 लोकसभा सीटों को कवर किया जा सके। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अब अपने खास लोगों को नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल, जो कि अब राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई। सीधे तौर पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले अपना मैसेज उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारियों की तैनाती भी कर दी है। हालांकि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़ा संगठनात्मक उनका अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव को लेकर पूरी रणनीति के साथ मैदान में आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर चीजों को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यही एक वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव खत्म होते ही अब 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, जिसको लेकर 30 मई से 30 जून तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने हैं, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद होंगे, घर घर जनसंपर्क होंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों तक रैलियां होंगी। कोशिश होगी कि एक दिन में एक से ज्यादा रैलियां की जाएं ताकि एक महीने में 80 लोकसभा सीटों को कवर किया जा सके। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अब अपने खास लोगों को नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल, जो कि अब राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई। सीधे तौर पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले अपना मैसेज उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारियों की तैनाती भी कर दी है। हालांकि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़ा संगठनात्मक उनका अनुभव है। देश भर में होने वाले 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर आज कानपुर में कार्य समिति बुलाई गई है। इस समय हम उसी परिसर में मौजूद हैं जहां पर आपको बता दें कि कानपुर के साकेत नगर में ये जो कार्य समिति है, इसका आयोजन किया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी है वो यहाँ पर बाकायदा आए हुए हैं। कानपुर बुंदेलखंड के भीतर जो 10 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, उन 10 लोकसभा सीटों के सांसद के साथ साथ सभी विधायक जो है देखिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर देवेंद्र सिंह भोले बैठे हुए हैं, सत्यदेव चौधरी बैठे हुए हैं, साथ ही सुरेंद्र मैथानी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी कानपुर के विधायक सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस जो कार्य समिति यहाँ पर बुलाई गई है, इसमें बाकायदा सभी जो भाजपा के पदाधिकारी है वो भी मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2024 में होने वाले चुनाव में किस तरीके की तैयारियां की जानी है और जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, इसको लेकर यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बातें होगी कि इस कार्य समिति में क्या निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ये पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा महिला पहलवानों को सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सुनवाई बंद कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कोई समस्या है तो अपनी निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए। पूरे मामले में पहलवान राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और राव रेवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बताया था कि महिला पहलवानों की शिकायत जो है वो 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज कर ली गई है। अब पूरी तरीके से इस पहलवानों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अब ये धरना प्रदर्शन में राजनीतिक नेताओं की भी एंट्री होने लगी है। लगातार कई जो दिग्गज नेता हैं राजनीति के वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और खासतौर पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या केंद्र सरकार पहलवानों से बातचीत कर इस समस्या को सुलझाने में
कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाती है, या दिल्ली पुलिस को अभी तक क्या कुछ जांच में मिला है इसको देखना होगा। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तब दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, पहलवानों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को हाई कोर्ट के दिए हुए आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम प्रबंधन समिति ने एक रीट दायर की थी, जिस रीट में कार्बन डेटिंग को अवैध कहा था, या ये कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस केस को स्वीकारा था बल्कि सूचीबद्ध करने के बाद आज उस पर सुनवाई भी करेगी। अब देखने की बात ये होगी कि कार्बन डेटिंग से जुड़ा हुआ मामला, या ये कहा जाए कि शिवलिंग के उम्र के पता लगाने का मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट किस ओर मोड़ता है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जिस तरीके से बसपा की करारी हार हुई, उसके बाद से समीक्षा बैठक की दौर भी लगातार जारी है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठक कर रही हैं और कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी दे रही हैं। यानी साफ है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी कैसे की जाएगी उसको लेकर के रणनीतियां बना रही हैं। अब इस बार की अगर बात करें तो इस बार लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के अंतर्गत 4 कोऑर्डिनेटर जगह पे 3 कोऑर्डिनेटरों को रखा जाएगा। यानी कि इस बार की अगर बात करें शमसुद्दीन रैनी को कानपुर मंडल का प्रभार दिया गया। इसके साथ में मुमताज अली की अगर बात की जाए तो मुमताज अली को भी इस बार मेरठ मंडल का चार्ज दिया गया। यानी कि साफ है कि मेरठ मंडल से लेकर के जुड़े जो जिले होंगे उनसे अंतर्गत जो आने वाली विधानसभा होंगे उस पे काम की जाएगी। यानी कि जमीन पे उतरने का काम जो है पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटरों के कंधे पे होने वाला है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जिस तरीके से बसपा की करारी हार हुई, उसके बाद से समीक्षा बैठक की दौर भी लगातार जारी है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठक कर रही हैं और कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी दे रही हैं। यानी साफ है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी कैसे की जाएगी उसको लेकर के रणनीतियां बना रही हैं। अब इस बार की अगर बात करें तो इस बार लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के अंतर्गत 4 कोऑर्डिनेटर जगह पे 3 कोऑर्डिनेटरों को रखा जाएगा। यानी कि इस बार की अगर बात करें शमसुद्दीन रैनी को कानपुर मंडल का प्रभार दिया गया। इसके साथ में मुमताज अली की अगर बात की जाए तो मुमताज अली को भी इस बार मेरठ मंडल का चार्ज दिया गया। यानी कि साफ है कि मेरठ मंडल से लेकर के जुड़े जो जिले होंगे उनसे अंतर्गत जो आने वाली विधानसभा होंगी उस पे काम की जाएगी। यानी कि जमीन पे उतरने का काम जो है पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटरों के कंधे पे होने वाला। राजधानी के जियामऊ जैसे इलाके से अपहरण की वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है और लगातार पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से कैब ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि वो एक युवती को हयात होटल से लेकर निकला था, रात का करीब 1:30 से 2 बज रहा था। इसी बीच एक अर्टिगा कार से 4 लड़के आते हैं और मारपीट शुरू करते हैं। मारपीट करने के बाद युवती को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि कैब ड्राइवर सिविल अस्पताल में भर्ती है, पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। अब देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है, क्योंकि जियामऊ जैसे इलाके की अगर हम बात करें, अगर वहां से वाकई में युवती का अपहरण होता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस अब गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसमें भी वो आरोपी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अब कमर कस ली है और शाइस्ता परवीन पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। अगर गैंगस्टर लगता है शाइस्ता परवीन पर तो उनकी चल अचल संपत्ति है वो कुर्क होगी, साथ ही साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। आपको बता दें शाइस्ता परवीन पर 4 रन से ज्यादा मुकदमे। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस चाह रही जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वो फरार चल रही, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस अब असक्त होती दिखाई दे रही। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी है। आपको बताते चले रायबरेली के शहर स्थित सिविल लाइन पर पुलिस बूथ बनाने के लिए सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी बेशकीमती ज़मीन पुलिस विभाग को सौंपी है और पुलिस विभाग ने वहां पर यातायात पुलिस और जिला पुलिस का एक चौकी स्थापित की है, जिसका उद्घाटन उन्होंने सुरेंद्र बहादुर सिंह से ही कराया। सुरेंद्र बहादुर सिंह उद्घाटन करने पहुंचे और साथ में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, एएसपी नवीन कुमार सिंह, वहीं नगर क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह मौके पर मौजूद रहीं। फिलहाल इस पूरे जो प्रक्रिया है उसकी हर ओर प्रशंसा जरूर हो रही है। सुरेंद्र बहादुर सिंह के इस काम से कहीं ना कहीं से पुलिस विभाग ने उनको धन्यवाद जरूर। सुल्तानपुर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी आज दिल्ली से चल करके सड़क मार्ग के द्वारा सुल्तानपुर पहुंची हैं। उन्होंने सुल्तानपुर पहुंचते ही कोड़ेभार क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया जिस तरह से वो सुल्तानपुर आती हैं, वो सुल्तानपुर को एक माँ की तरह आती हैं और सजाती हैं, संवारती हैं और एक माँ की तरह सुल्तानपुर का ख्याल रखती हैं। यहाँ की जनता के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं, कोई भी कार्य हो वो उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह से आवास का काम हो,
या विद्युत व्यवस्था हो या सड़क व्यवस्था हो, उन सभी चीज़ों को लेकर के वो पूरी तरह से चिंतित रहती हैं। और उसमें उन्होंने कई तरह के प्रस्ताव भेजे, इसमें कई सौ करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं, जिसमें उन्होंने भी बताया कि सुल्तानपुर की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको लेकर के वो चिंतित रहती हैं, और सुल्तानपुर की अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं जिन पर उनका फोकस रहता है, उसको करने के लिए वो हर समय प्रयास भी करती हैं। उनका कहना यह भी था कि जिस तरह से यूपी में योगी और मोदी जी का शासन चल रहा है वो सुशासन की श्रेणी में आता है। यह स्पष्ट होता है कि मेनका जी ने सुल्तानपुर में कई परियोजनाओं को ला करके खड़ा किया है और वहाँ उन पर काम कर रही हैं, और उनका ये भी कहना था कि वो इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से गाँव में लड़ाई झगड़े होते हैं उसको निपटाने के लिए उनके स्तर पे लोगों को समझाया बुझाया है, वो उसी स्तर पर उस चीज़ को समझा बुझा करके निपटा करके ख़त्म करें, उसको आगे न ले जाएँ। कहना गलत ना होगा कि जिस तरह से मेनका जी यहाँ पर आकर सुल्तानपुर में हर 15 दिन पे जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, इससे स्पष्ट है कि सुल्तानपुर में पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ने। बहुचर्चित बिकरू कांड में पूर्व एसपी समेत 26 पुलिसकर्मी दोषी साबित हुए हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड हुआ था कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर विकास दुबे उनके साथियों ने हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस पूरे मामले में जिन जिन पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाई गई थी उनकी जांच एसआईटी करी थी। अब जांच पूरी हो गई है। जांच में पूर्व एसपी ग्रामीण बद्दूम सिंह समेत 26 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिनके या तो वेतन काटा जाएगा या जो रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन आदि की जा रही है, समेत कई पर कार्रवाई की। इसके साथ ही 2 इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज जो अभी भी जेल में बंद है, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद अब शासन स्तर से कार्रवाई शुरू हो गई है। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में विकास दुबे को भगाने में मदद करने वाला विकास दुबे खजांची जय वाजपेयी की कोर्ट में पेश हुई, जिस पर फर्जी पासपोर्ट बनाने व भगाने के आरोप तय हो गए। जल्द ही उन पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि जय वाजपेयी एक ऐसा मोहरा था जो लगातार विकास दुबे को भगाने में मदद कर रहा था, और उनके साथ ही उसकी जो फाइनेंशियली थी वो भी मदद कर रहा। जांच में यह बात साबित हो गई। तब से लेकर अभी तक जो खजांची जय वाजपेयी है वो अभी भी जेल में बंद है। अब देखने की बात यह होगी कि कितनी जल्द इन सब पे फैसले आते हैं और जय वाजपेयी में क्या सजा कोर्ट तय। हाथरस में शहर के प्रमुख 2 रंग कारोबारी के यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। आपको बता दें कि लगभग 40 से 50 गाड़ियों में प्रदेश के कई जिलों की आयकर की टीम के यहाँ आई हुई है और लगभग 3 दिन से लगातार यहाँ सर्वे किया जा रहा है। हालांकि इस फैक्ट्री के अंदर और उनके आवास पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और टीम लगातार सर्वे कर रही है, कागजात आदि की जांच कर रही है, जिसको लेकर शहर के अन्य व्यापारियों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। शहर के कई व्यापारिक संगठन और व्यापारियों ने इस सर्वे को व्यापारियों का उत्पीड़न बताया है और लगातार इसके सर्वे को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर सदर विधायक से भी कुछ व्यापारी मिले और एक ज्ञापन देकर सर्वे को बंद कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि ये सर्वे कब तक चलता है और इस पर क्या कार्रवाई होती है। बिजनौर शहर वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर के नगीना धामपुर के बाद अब बिजनौर में भी नया बनेगा रेलवे स्टेशन। जी हां, आपको बता दें बिजनौर आए रेल मंत्री ने 2 रेलवे स्टेशन देने के बाद जब बिजनौर निवासियों ने बिजनौर की बात की, क्योंकि बिजनौर रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था, उसको देखते हुए आज फिर बिजनौर को एक नई सौगात मिली। नया रेलवे स्टेशन बिजनौर को मिला है और 2 मंजिली रेलवे स्टेशन रहेगा, क्योंकि आसपास पार्किंग नहीं थी, तो कहीं ना कहीं रेल मंत्री ने पार्किंग की सुविधा दी है और 5 पुल बिजनौर निवासियों को सौगात मिली है। अगर बात की जाए लगभग मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं विकास काम करने का कार्य कर रही है और वही विकास बिजनौर में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए विकास की बिजनौर में, तो लगभग डीएम हिमंत मिश्रा द्वारा जितने भी कार्यकाल किए गए हैं, जैसे पीली डैम है और भी ऐसी अतिरिक्त चीज़ें बनाई गई हैं जिसे देख लोग खूबसूरती का एक अलग मिसाल दे रहे हैं। उसी को देखते हुए आज बिजनौर को नया रेलवे स्टेशन मिला है, जिसे सुनकर बिजनौर वाले इतने खुश हैं और उनका कहना है कि मोदी सरकार बिजनौर में भी काम कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां यूट्यूब चैनल के पत्रकार कवरेज के दौरान में शिवालय विद्यालय रघुनाथपुर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर मिड डे मील का खाने बनाते समय का कवरेज कर रहा था, जहां नियम के देखा जाए तो गैस पर खाना बनाने के लिए नियम है।
वहीं पर चूल्हा से खाना बनाया जा रहा था, जिसको लेकर कवरेज के दौरान में अध्यापक ने यूट्यूब चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला बोला और दौड़ाते समय का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कवरेज के दौरान बौखलाए विद्यालय के अध्यापक ने यूट्यूब चैनल के पत्रकार को घेर लिया, जहां पर पूरे पत्रकारों में रोष है। अब देखना यह होगा, पत्रकार ने विद्यालय के टीचर के खिलाफ नरसाना थाने में तहरीर दी है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर और यूट्यूब चैनल के पत्रकार को मेडिकल के लिए भेजा है। तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के झांसी के मऊरानीपुर में नहीं थम रहा है चोरी और टप्पेबाजी का सिलसिला। एक और लगातार जहां चोर पहले से यहां पर एक्टिव हैं और कई बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, तो अब टप्पेबाज शहर में एक्टिव हो गए हैं, जिसमें टप्पेबाजों ने 8,55,000 रुपये का बैग पार कर दिया। तो वहीं शाम को 50,000 रुपये किसान की मोटरसाइकिल से पार कर दिए और रफू चक्कर हो गए। वहीं सभी घटनाओं को लेकर आमजन और नगर के लोगों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति रोष कायम है। वहीं आपको बता दें कि पहले से यहां पर दर्जनों बाइक चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर लगातार चोर एक्टिव हैं, जिसको लेकर पुलिस की सुरक्षा के प्रति सवाल खड़े हो रहे हैं। वही अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कब इन चोरों पर पहुंचकर कार्रवाई करती है और इन्हें जेल भेजने का काम। जनपद पीलीभीत में पुरानी पेंशन के बहाल को लेकर के राज्य कर्मचारियों ने यहां पर रैली निकाली है। आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आयाम स्थापित कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन वहीं शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि जो यहाँ पेंशन व्यवस्था है, नवीन पेंशन व्यवस्था से वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि नवीन पेंशन व्यवस्था जो है वो सिर्फ एक छलावा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर हो सके। आज जो यहाँ पर पेंशन की बात की गई है वो कहने में भी शर्म आती है, ऐसा उन्होंने ज्ञापन में लिखा है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग अगर पेंशन व्यवस्था बेहतर हो जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, तो वर्तमान में बुढ़ापे की चिंता ना करते हुए हम अपना कार्य बहुत बेहतर ढंग से करें। लेकिन ये भी चिंता सताती है कि बुढ़ापे पर क्या करेंगे, अंतिम जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये भी सवाल खड़ा होता है। वहीं उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंच करके रैली निकालने के बाद कलेक्टर पहुंचे और वहां जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने अपनी बात रखी है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में उच्च सरकार अधिकार या किस तरह से क्या रूल बनाती है, क्या नियम अपनाती है, ये देख। अयोध्या में चिलचिलाती धूप और गर्मी से आम जनता बेहाल है। आज अयोध्या का दिन सबसे गर्म रहा। आज अयोध्या में 37 डिग्री तापमान रहा। बताते चलें कि जो भी लोग घर से निकल रहे हैं, मुंह पे गमछा लपेटकर और बेल का शरबत और नींबू पानी पीने को मजबूर हैं। बताते चलें कि जब अयोध्या में डक्ट का निर्माण हो रहा है, जो रामपथ का निर्माण हो रहा है, उसमें खुदाई के कारण कई जगह पाइपलाइन टूट गई हैं, जिससे कई कॉलोनियों में पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है और इसके साथ साथ बिजली भी कटी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी एक हफ्ते ऐसे ही चिलचिलाती धूप और लू के थप्पड़े जनता झेलती रहेगी और अभी भी बरसात के कोई आसार नहीं है। अयोध्या में अभी भी गर्मी सर चढ़ कर बोल रही है और आम जनता का निकलना मुश्किल हो रहा है। जहां एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है, वहीं आगरा के प्रशासन की नजर व्यवस्था के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आगरा जिले की बात करें तो आगरा जिले में करीब 13 विभागों के 88 अधिकारियों पर करीब 21 लाख रुपए की धनराशि आरटीआई की बाकी है। बावजूद प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में भी एक सरकारी वकील को खड़ा कर सरकारी धन को लूटने का आरोप बताया गया था और उस वकील को खड़ा किया। लगातार आगरा के कई विभाग ऐसे हैं जहां पर आरटीआई का पैसा प्रशासन द्वारा वसूला नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 31,000 से ज्यादा आरटीआई की जवाब पेनल्टी बाकी है, तो करीब करोड़ों रुपए की आरटीआई उत्तर प्रदेश में लंबित है। बावजूद उत्तर प्रदेश शासन आयोग द्वारा इस ओर न इस पर ध्यान है। अब
सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग द्वारा इस लंबित आरटीआई के करोड़ रुपए के राजस्व को सरकार कब तक रिकवरी करेगी, कब उन अधिकारियों पर पेनल्टी की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली। कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इसके आगाज के साथ साथ ही इसकी चर्चाएं दुनिया भर में शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल का जो खास बात है वो ये है कि इसमें हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी डेब्यू करने वाली हैं। जी आपको बता दें, ये फिल्म फेस्टिवल 18 मई से लेकर 27 मई तक चलने वाला है। इस साल इस फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेरा में हो रहा है। हर साल दुनिया भर में सेलेब्स इस इवेंट में शामिल होते हैं। बात करें इंडिया की तो इस फेस्टिवल में इस बार भारत की कई सेलेब्स डेब्यू करने वाली हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान से लेकर मानुषी छिल्लर और ईशा गुप्ता तक इस कांस डेब्यू में शामिल होने वाली हैं। बता दें कि सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल बिग बॉस 11 में की थी, जिसके बाद घर में उनकी पहचान होने लगी। लेकिन अब वो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना परचम लहराने वाली हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से 250 मैच पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें, दुनिया में विराट से पहले ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जिसने एक टीम से इतने टी20 मैच खेले हों। टी20 में आईपीएल भी शामिल होता है और उनके देश की रिस्पेक्टेड टीम भी शामिल होती है। विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में जिसने एक ही टीम के साथ 250 मैच कंप्लीट किए हों। दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी तो विराट बने ही हैं। साथ ही आईपीएल में भी एक टीम के साथ इतने ज्यादा मैच खेलने वाले विराट कोहली अकेले खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स बीच में बैन हो गई थी 2 साल के लिए, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी 250 मैच अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल पाए और ना ही रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा शुरुआत में डेक्कन चार्जर्स टीम से खेला करते थे। लेकिन विराट कोहली 2008 से 2023 तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेले हैं और इसीलिए उन्होंने 250 मैच एक टीम से पूरे किए।